चलें भाई शुरू करें। तो पेपर आप सभी ने दिया है, जिन लोगों ने नहीं दिया उनको एक ही प्यार से समझाना चाहते हैं, पेपर देना जरूरी है। अभी दो दो चैप्टर में अगर हम ये बहाना बनाते हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी तो ये गलत है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट खराब है। तो ये बात आज प्रॉमिस कर लीजिए, सारे पेपर अगले मई 2024 तक जितने पेपर होंगे, मेजर माइनर सब मेजर सब माइनर सारे देने, ये जरूरी है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि कोई ऑप्शन नहीं है। ये छोटे छोटे प्रॉमिस करने पड़ेंगे तब जाके काम होगा। सही है। अब आपको क्या करना है, आज घर जाके अगर आपने कल भी किया है तो अच्छी बात है, ये बहुत जरूरी है। क्वेश्चन क्वेश्चन दो या तीन तरीके से गलत होता है। या तो मुझे उस सवाल का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चला, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं चला। कॉन्सेप्ट मतलब कि सवाल में बायो-सावर्ट लॉ लगाना था या फोर्स लगाना था या डी ब्रोगली लगाना था, यही नहीं पता चला, पहला। दूसरा दूसरा कैलकुलेशन या लॉजिकल कंसेप्चुअल, इन दो बातों में है। ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता चला, इसके लिए आपको थ्योरी नोट्स वापस पढ़ने चाहिए। लॉजिकल कंसेप्चुअल जिसे आप सिली मिस्टेक कहते हैं, वो कोई सिली मिस्टेक नहीं होती, वो शुद्ध रूप से गलती है। उसको गलती बोलें, ज्यादा बेहतर शब्द है बेवकूफी बोलें, और उसको सही करें। क्योंकि ना हर बार आप यकीन मानिए हर माइनर में कुछ ना कुछ ऐसा होगा, कभी आप कहेंगे बायो लेंदी है, कभी केमिस्ट्री में कैलकुलेशन ज्यादा है, कभी फिजिक्स टफ है, हर बार एक ऐसा मिलेगा। पर आपको ये एक्सक्यूज देने से बचना पड़ेगा। अगर आप मान लेंगे कि हमें एक्सक्यूज नहीं देना तो फिर हमें फाइट करना पड़ेगा। आज आप घर जाके मेरे कहने पर पूरा पेपर जरूर एनालाइज कर लें अच्छे से, और फिर मैं इसके सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, ऑनलाइन कराऊंगा सारे सारे। मैंने सॉल्यूशन भी डाल दिए चैनल पर, ताकि आप एक बार वहां से देख सकें। वहां से भी नहीं समझ में आता तो मैं भी समझाऊंगा। पर ये मुझे अगले 24 घंटे में ये 50 के 50 सवाल मुझे आने चाहिए बस। कल गलत हो गए सही हो गए कोई टेंशन नहीं। अब अगले 24 घंटे में मुझे ये फिजिक्स के 50 के 50 क्वेश्चन आने चाहिए, बस ये प्रॉमिस कर लीजिए। धीरे 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 अपने आप इंप्रूवमेंट होता रहेगा। हो सकता है कल 10 सही हो, 20 सही हो, 15 गलत हो, 8 गलत हो, कोई दिक्कत नहीं, उसको बदला नहीं जा सकता। अब इंपॉर्टेंट क्या है, अगले 24 घंटे में जो जो सवाल मैंने छोड़े हैं या जो मेरे गलत हुए हैं, पहले उनको तो एक तो हाईलाइट करो, हाईलाइट कर लो सवाल कि ये मेरा गलत हुआ है, ये मैंने छोड़ा है। उनके अपन अच्छे से क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन, और वो सॉल्यूशन उसके साथ क्या कर देंगे, स्टेपलर, ताकि भविष्य में रिवीजन में बहुत काम आएगा। जो आपसे सही हो गया एक बार में वो हमेशा सही होगा, क्योंकि वो आप सीख चुके। लड़ाई इसकी है जो आपने छोड़ा है और जो आपका गलत हुआ है। आपको सीरियस एफर्ट लगाने पड़ेंगे। आप समझो बात को, आप कैजुअल नहीं रह सकते पढ़ाई में कि हाँ ठीक है चल रहा है, नहीं चलेगा। आपको अपनी गलती को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हम उसमें मदद कर सकते हैं, उनको सही करवा सकते हैं, पर एट द एंड आपको आइडेंटिफाई तो करो कि मेरा ये सवाल गलत हुआ, क्या मुझे सवाल की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आई, मुझे पता ही नहीं चला कि इसमें क्या लगाना था, वो एक अलग है। पता चल गया उसके बाद फिर मैंने क्या गलती करी, वो थॉट अलग है। तो दोनों मुझे पता होने चाहिए। क्लियर है बात। चलो, ऐसा हम क्या करते हैं, जो एसआरजी में बच्चे आते हैं स्पेशल रैंकर ग्रुप, उनका तो हम ऐसा पूरा चार्ट बनाते हैं हर बच्चे का। आपको अपने लेवल पे पूरा चार्ट बनाना चाहिए। हर क्वेश्चन के आगे आपको पता होना चाहिए कि अब मैंने वो क्वेश्चन क्यों गलत किया, ताकि हमें अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने में पता तो चले कि मेरे गलत क्यों हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सीरियस होइए। लगभग हम 20 दिन पढ़ चुके हैं, 3 सप्ताह हो चुके हमारे बैच को चालू हुए। अब हमें धीरे धीरे और सीरियसनेस की तरफ बढ़ना है। अब आपको फ्लो समझ में आ गया, आप सारे टीचर्स के साथ सिंक हो गए, कौन कैसा पढ़ाता है, किसका क्या तरीका है, कैसे नोट्स लिखवाते हैं, कैसे देते हैं, अब हम सिंक हो चुके हैं। अब धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी,
कम नहीं हो सकती। आप सोचिए हमें 2 साल का सिलेबस करना है, तो आप मेंटली भी तैयार रहिए। स्पीड अब बढ़ेगी। 15-20 दिन हम सिंक होने के लिए रखते हैं कि हाँ बच्चा एक बार सिंक हो जाए अपने फैकल्टी मेंबर के साथ, सिस्टम के साथ, आना जाना, घर पे रूटीन सब कुछ एक बार सेटल डाउन हो जाए 3 हफ्ते में। अब सब सेटल डाउन हो जाता है कि भाई मेस बदलनी है, हॉस्टल सेट करना है, इधर उधर। अब पूरा फोकस किस पे आना चाहिए? पढ़ाई पर। तो अब स्पीड से सब सब्जेक्ट चलेंगे, चलने ही पड़ेंगे। आप खुद सोचिए, 2 साल का सिलेबस है, इफेक्टिव तरीके से करना है तो आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। आप 11वीं में जैसा पढ़ाते हैं वैसा हम नहीं पढ़ा सकते। 11वीं में 30 लेक्चर मिलते हैं काइनेमेटिक्स को पढ़ाने के लिए, 28 लेक्चर। अब वहीं यहाँ पे 28 थोड़ी ना मिलेंगे, यहाँ 12, 13, 14 मिलते हैं, 50% लेक्चर मिलते हैं, क्योंकि वहां उनको 11वीं में सिर्फ 11वीं पढ़ानी है, आपको पूरी 11वीं पूरी 12वीं पढ़ानी है। तो थोड़ा सा आप इस बात का भी ध्यान रखिए और चीजों को फटाफट फटाफट होमवर्क करिए। इधर उधर की गप्पों में थोड़ा ध्यान कम लगाइए, दिमाग पर ज्यादा पढ़ाई पर फोकस करिए, तो चीजें सुधरेंगी। ठीक है, चलो आज या कल मैं इसको डिस्कस करूंगा। जब तक आपका पूरा एनालिसिस तैयार होना चाहिए, जितने डाउट आएंगे वो सब बताऊंगा, सारे के सारे। पर अगले 24 घंटे में पूरा पेपर आपके पास सॉल्व होना चाहिए, बस ये प्रॉमिस है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है। 10 गलत हो, 15 गलत हो, 300 नंबर आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। हमने 300 नंबर वाले को भी 650, 670, 680 होते हुए देखा है। कितनी एग्जाम्पल है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस पढ़ते रहिए। चलें आगे, चलो। तो कल हम पढ़ रहे थे, हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था, बहुत प्यारा सवाल है, वो एम्स का क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। इम्पल्स। अब इम्पल्स आते ही दिमाग में क्या आता है पहले बताओ? चेंज इन मोमेंटम। फिर मोमेंटम आते ही आता है मास इनटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी कहीं नहीं है, वो एक्सटी ग्राफ है। तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। इतना थॉट प्रोसेस आ रहा है तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, नहीं तो और मेहनत करिए। इम्पल्स पूछा, इम्पल्स पूछते ही आना चाहिए चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम शब्द आना आते ही आना चाहिए मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी सोचते ही आना चाहिए एक्सटी ग्राफ का स्लोप। ये प्रोसेस, ये सीक्वेंस दिमाग में चलना जरूरी है। क्लियर? चलो, अब ईएलपी नंबर 2 सच बताओ, कितने लोगों ने देखी ईएलपी नंबर 2? पक्की बात है? बने कुछ सवाल? जरूर बनाइए, बहुत अच्छी ईएलपी बनी हुई है, आपको इतना मजा आएगा, आप सवाल से चीजों को सीखते जाएंगे। चलो, अभी डिस्कस करूंगा आज थोड़ी, ताकि आपको जो जो आप अटक रहे हो वो पता चल जाए। लिखिए, हेडिंग डालिए, मास फ्लो रेट। अब बिल्कुल बातचीत बंद कर दो, किसी को भी डांटने की बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े, सिर्फ पढ़ाई। मास फ्लो रेट। अब समझो क्या लॉजिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। पेन पेंसिल छोड़ दो, सभी लोग बोर्ड पे देखो। मेरे पास एक पाइप है जिसमें पानी बह रहा है, डेंसिटी लिक्विड की है रो, और इसकी जो वेलोसिटी है जिससे फ्लो कर रहा है वो कितनी है? v। और इस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है a। लिखना शुरू कर दीजिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। तीनों बातों को समझें। जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कितनी है? रो। पाइप के अंदर जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड कितनी है? v। अब आपसे पूछा गया है 1 सेकंड में कितना मास फ्लो कर जाता है पर सेकंड। मतलब आप खुद पहले इमेजिन करिए, पाइप से पानी लगातार बाहर आ रहा होगा, तो आपसे पूछा पर सेकंड, पर सेकंड कितना पानी का मास फ्लो कर चुका, बाहर आ रहा है। अब हेडिंग देखिए, मास फ्लो रेट। फ्लो रेट, रेट का मतलब होता है टाइम के रेस्पेक्ट में, दैट इज मुझे क्या निकालना है? मास पर यूनिट टाइम। वैसे तो सीधा याद होना चाहिए, पर आप 5 मिनट में इसको समझेंगे तो आपको फील आएगी। सभी लोग बोर्ड पे देखिए। हम सभी जानते हैं स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड बताइए कितनी है? v।
टाइम मैंने दे दिया t, तो बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा, v इंटू टी। अगर मैं t टाइम दे देता तो पानी कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका होता है, ईमानदारी से बताइए। क्या v इंटू टी, इमेजिन करिए, कितने छोटी छोटी बातें हैं। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर स्पीड v है तो t टाइम में वो कितना चलेगा, v इंटू टी। देखिए कितना डिस्टेंस चल लिया, v इंटू टी। मुझे निकालना है ये वाला पानी का वॉल्यूम, निकाल सकते हैं कैसे, 9th क्लास में ले जाता हूं। वॉल्यूम बराबर एरिया इंटू लेंथ। हाँ जी चिल्लाइए, एरिया, एरिया, एरिया ए, लंबाई, लंबाई वी टी। ये क्या आ गया आपका वॉल्यूम। वापस चलो 9th क्लास में, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। मस्ती से बताइए, डेंसिटी रो, वॉल्यूम ए वी टी, मास। मेरा क्या था एम, मास पर यूनिट टाइम, मास पर यूनिट टाइम, ये मेरा निकालना था एम, मास पर यूनिट टाइम। वहां भेज दीजिए ए वी रो। फ्लूइड मैकेनिक्स तक ये काम आएगा। यूनिट टाइम में, शब्दों में बोलिए, यूनिट टाइम में कितना मास पानी का फ्लो कर रहा है, ए वी रो। एक एक शब्द बोलो, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का या उस जेट का, जो वाटर की जेट आ रही है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वी वेलोसिटी, रो किसकी डेंसिटी, लिक्विड की, लिक्विड की जो उसमें फ्लो कर रहा है, ऑयल है, पानी है या कोई और है, लिख लो, रो इज डेंसिटी। ये फॉर्मूला सीधा याद होना चाहिए, ए वी रो। 4 मिनट 5 मिनट में आपने समझ लिया, पर इतना कोई वहां थोड़ा निकालना है, समय ही नहीं है, सीधा याद होना चाहिए। मास फ्लो रेट, हाँ सर सीधा ए वी रो, मास फ्लो रेट ए वी रो। वापस इमेजिनेशन करिए, रट्टाबाजी में नहीं चलेगा, सोचो ना, इमेजिन करो पाइप है, पाइप में पानी फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a है, यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम में जो मास फ्लो कर रहा है जिसे कहा जाएगा मास फ्लो रेट, कितना होगा बच्चों, बोलो, ए वी रो। एक बार सब बोल लो, ए वी रो, ए कौन, एरिया, वी रो डेंसिटी। अब कैसा प्रश्न आता है मैं आपको बताता हूं इमेजिन करके कि किस तरह का सिचुएशन बनती है। नेक्स्ट कर रहा हूं, जल्दी से बराबर आइए फटाफट से। यहां लिख दिया है ताकि आप लिख सकें, मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक पानी की धार आ रही है और ये पानी की धार या पानी का फ्लो दीवार से टकरा के ऐसे जा रहा है,
आपसे पूछा गया है क्या ये पानी की जेट बल लगाएगी क्या? पहले आप इमेजिन करो। हाँ सर, अपन जैसे वो पाइप से पानी अपन कूलर भर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो कभी आपने पाइप से नीचे पेन रख दो, पेन पे वो पानी की धार मारो, क्या होता है? वो पेन आगे भागता है। आगे कैसे भाग गया? वो पानी की धार, पानी की जेट उस पर क्या लगा रही है? फोर्स लगा रही है। इस बात को समझिए ना। आपने कोई बॉडी रख दी बहुत हल्की और उस पर आप पानी की धार मारिए, क्या होता है? वो ब्लॉक आगे भाग जाता है। मतलब पानी की जेट उस पर क्या लगा रही है? फोर्स। हाँ या ना? पहले फोर्स आते ही दिमाग में पहली बात आनी चाहिए चेंज इन मोमेंटम। बता, मोमेंटम में चेंज हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? कैसे? वी से इधर जा रहे थे, वी से इधर हो गए, डायरेक्शन बदल गई। ये वाला रटा हुआ है सर, आना और ऐसे जाना। सर ये तो रटा हुआ है, 2mv cos थीटा, याद करो। पर सर इसमें एक दिक्कत होती है, थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल के साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है, देख लो। ठीक है सर, ये तो चेंज इन मोमेंटम आया। पूछा फोर्स है, F बराबर डेल पी बाय, देखते जाना, फिर खुद करना बगैर देखे, डेल पी 2mv cos थीटा बाय टी। आंखें खोलना, मास अपॉन टाइम, लॉटरी लग गई। मास अपॉन टाइम, मास अपॉन टाइम, ए वी, तो लिख दीजिए 2 ऐसा कैसा, मास अपॉन टाइम को ए वी रो ऐसा कैसा, वी ऐसा कैसा, कॉस थीटा ऐसा कैसा। आंसर आ गया 2 AV² रो कॉस थीटा। पेपर में आया हुआ सवाल है। सिचुएशन, अरे सिचुएशन ही इमेजिनेशन है फिजिक्स में। फॉर्मूले तो पूरे एनएलएम पढ़ा दूंगा मैं अगले 3 हफ्ते में, 2.5 हफ्ते में। 5 फॉर्मूले भी नहीं आएंगे निकल के, 5 फॉर्मूले भी नहीं है। सिचुएशन समझेंगे, जैसे दिमाग में आ गया, हाँ यार फोर्स, फोर्स के लिए मोमेंटम में चेंज होना चाहिए। मोमेंटम में चेंज अगर आपको पकड़ में आ रहा है तो सवाल खत्म हो गया। अब इसी सवाल का सरल वर्जन क्या है, वो अपने ईएलपी नंबर 2 में अंतिम सवाल देखिए। इसी क्वेश्चन का आसान वर्जन है वो पकड़िए। ये कठिन था, इसी क्वेश्चन का आसान वर्जन ईएलपी नंबर 2 में देखिए, अंतिम प्रश्न। सब ईएलपी लेकर आओ, सिस्टम बहुत अच्छा बनाओ, कि नहीं सर? बिल्कुल सीरियसली पढ़ाई की तरफ डेडिकेटेड, तो काम बढ़िया चलेगा। अपनी ईएलपी रहेंगी, अपने नोट्स रहेंगे, अपन उसको अच्छे से मार्क कर सकते हैं। चलो, ईएलपी नंबर 2, लास्ट क्वेश्चन। लाओ देखो, अब सिचुएशन समझो। पानी की धार जा रही है एंड कम टू रेस्ट। यहां सोचना चाहिए, अरे यार पहले तो उसके पास मोमेंटम था और बाद में मोमेंटम 0 हो गया, इसका मतलब मोमेंटम में क्या आया? चेंज। अरे सॉल्यूशन बहुत दूर है। पहले बेसिक, पानी की धार जा रही थी तो पानी के पास मोमेंटम था, टकरा के तो 0 आ गया, मतलब मोमेंटम में क्या आया? चेंज आया। मोमेंटम में चेंज आया मतलब क्या लगेगा? फोर्स। ओके सर, पहले मोमेंटम में चेंज बता ईमानदारी से, क्या एमवी आएगा? कैसे? फाइनल माइनस इनिशियल, ये माइनस एमबी, मॉड ले लेंगे तो एमबी आ गया। ऐसे स्टेप सोचो, सॉल्यूशन की तरफ मत भागो। एफ बराबर डेल पी बाय डेल टी। 25 से 30 बार लग चुका है, 50 बार और लगेगा। एफ बराबर डेल पी बाय डेल टी, डेल पी बोल, एम वी अपॉन टी। ओहो, एम बाई टी रो ए वी, तो रो ए वी इंटू वी, तो ए वी² रो। बताओ कौन सा ऑप्शन? हो गया। ये इसका आसान वर्जन था, वो जो अपन ने किया वो कठिन था,
इसका एक और अच्छा सवाल बनता है जो एम्स में आया, वो भी बताता हूं आपको, पहले इसको नोट करिए 12 को। शब्दों को पकड़िए, आज नहीं बोल पा रहे 50 क्वेश्चन करने के बाद बोलिएगा, सर पानी का फ्लो आ रहा है, उसके पास मोमेंटम है, दीवार से टकरा के वो रुक रहा है, इसका मतलब मोमेंटम में परिवर्तन आ रहा है। जब जब मोमेंटम में चेंज आएगा आशीष सर, तब तब फोर्स की चर्चा करेंगे। ये शब्द धीरे धीरे डेवलप करने हैं और ये हो जाएंगे, सब्जेक्ट में मजा आने लग जाएगा। चलिए अब इसी का एक बढ़िया सवाल दिखाता हूं आपको, एम्स में आया हुआ है, इनके पास कंप्यूटर जी के पास होगा, वो सब याद है, एम्स सब एकदम बढ़िया। स्मार्ट बोर्ड का एक कैप, हाँ ये देखिए, ये क्या है, दरवाजा है, पहले इमेजिन कर लेते हैं फिर आप खुद करना। दरवाजा है, हवा आ रही है चलती हुई, जरा सोचिए अपने गेट जब खुले होते हैं बहुत तेज हवा का फ्लो आता है, तो क्या वो दरवाजा आगे पीछे नहीं होता है? इसका मतलब वो हवा का जो थ्रस्ट लग रहा है, उस थ्रस्ट फोर्स की वजह से ही तो दरवाजा आगे पीछे हो रहा है। वही है, हवा का फ्लो आ रहा है और हवा टकरा के क्या हो रही है, रेस्ट में आ रही है। ये क्या हुआ इसमें, कुछ एयर ऑफ डेंसिटी, अच्छा ये लाइन ऊपर हो गई है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन इससे यहाँ समझ में आ जाएगा वैसे। और उन्होंने क्या कहा है, assume that after striking air come to rest, ये वाली लाइन क्या हो गई, उसके साथ ओवरलैप हो गई है, पर ठीक है अपना तो काम डेटा से हो जाएगा। कोशिश करोगे, समझ में आया क्या हुआ, बताइए। हवा चल रही है तो क्या है उसके पास, मोमेंटम, बात नंबर एक। आफ्टर स्ट्राइकिंग एयर कम टू, फाइनल मोमेंटम बोल, जीरो, चेंज इन मोमेंटम निकाल, और एफ बराबर लगा डेल पी बाय डेल टी। करिए कोशिश, सारा डेटा अपने जो दिख रहा है उससे काम हो जाएगा। ये कौन है, ये डेंसिटी, खुद करिए, क्वेश्चन पूरा नहीं है आप डायग्राम से बना लीजिए, आ जाएगा। फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन वॉल पूछा है, ये क्यों दे रखा है पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, एरिया, बहुत सुंदर। अब चीज वही है, बस सिचुएशन ऐसी लगती ना थोड़ी सी टफ, बच्चा फंस जाता है, और आपने वो चीजें देख ली समझ ली, बढ़िया लगेगा। खुद करो, पहले सोचो चेंज इन मोमेंटम, सोचो हवा चल रही है तो इनिशियल मोमेंटम mv, टकरा के रुक गई, फाइनल मोमेंटम जीरो। क्वेश्चन भले ही मत लिखो, आप तो सिर्फ डायग्राम बना लो, बाकी मैंने सब डेटा डायग्राम में लिखा हुआ है। और ये लिख दो, एज्यूम दैट एयर कम्स टू रेस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग। कितना आंसर, बढ़िया करिए। स्टेप्स बनाइए, गलत होंगे, 10 सवाल गलत करने की हिम्मत रखिए कि सर गलत होंगे तभी सीखेंगे, ऐसे नहीं सीख पाएंगे, इसलिए उससे घबराने का नहीं है बेटा, घबराना काहे का है। देख बता, चल इनिशियल मोमेंटम चल रहा, छोटा बच्चा बन, इनिशियल मोमेंटम mv, टकरा के रुकना मतलब फाइनल मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम माइनस mv का मॉड mv, बोल डेल पी आ गया, चलो फोर्स चिल्लाओ, डेल पी बाय डेल टी। अरे सर अभी आपने कहा था 30 बार लगा लिया, 50 बार और लगाएंगे, डेल पी बोल एम वी बाय टी, एम बाय टी, तीसरी बार आ गया रो ए वी इंटू वी, तो क्या आ गया, रो ए, खत्म, सब कुछ दे रखा है। रो बोल 1.2, 1.2, एरिया लंबाई इंटू चौड़ाई 10 इंटू 8, 80, एरिया 80, वेलोसिटी 20, 20 का स्क्वायर, तो 1.2 इंटू 80 इंटू 400, बोलो सही है क्या।
पॉइंट हटा दो, ये कट गया, तो 12 इंटू 8 96 इंटू 400, 39,000 38,400। हाँ जी, थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, ईएलपी वाला क्वेश्चन या जो मैंने लिखा? ठीक है, चेंज क्यों नहीं आ रहा? ये तो फिर आपको पुराना लेक्चर आप भूल गए ना। वर्टिकल मोमेंटम में चेंज कैसे आएगा? देख, ये V से आया, ये V से गया, तो ये थीटा है, तो ये V कॉस, ये V साइन, पहला दिन भूल गए आप, ये V साइन, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी में परिवर्तन ही नहीं आ रहा ना। जब वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी टकराने से पहले भी वही थी और टकराने के बाद भी वही थी, इसलिए उसमें चेंज नहीं आ रहा। ना उसकी डायरेक्शन पलट रही है, ना उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है। पहले भी तीर का निशान नीचे था, बाद में भी तीर का निशान नीचे है, इसलिए वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। सही है? हाँ बोल तेज, बोल हाँ तो बोल। हाँ है, फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का कारण है एक्स कंपोनेंट में मोमेंटम में चेंज। अगर एक्स में भी चेंज नहीं आता तो फोर्स भी नहीं लगता। फोर्स क्यों नहीं लगेगा? एक्स डायरेक्शन में तो मोमेंटम में चेंज आया है, इसलिए फोर्स तो लगेगा। वाई डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। बता, हो गया? तेज बोल, हाँ तो बोल। क्वेश्चन जैसे बोलते हैं तो आंसर के बाद भी हाँ बोलना पड़ता है कि हाँ सर। चलिए बढ़ू आगे। तो मास फ्लो रेट के तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? चलो अब एक बार ईएलपी नंबर 2 देखो जल्दी से। ईएलपी नंबर 2 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सारे करने जरूरी हैं, जिन्होंने नहीं किया करें। क्वेश्चंस हैं, सॉल्यूशन है, और मैं भी समय समय पर इसको ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्कस कराता रहूंगा। आने सारे चाहिए। चलो एक बार मैं आपको सभी का हिंट दे रहा हूं, आप देखिएगा, और जिन्होंने नहीं करे आज करिएगा। 12 12 हो गया। 11 वो कह रहा है एफ टी कर्व, तो आपको एफ टी कर्व देखते ही क्लिक करना चाहिए। एफ टी कर्व का एरिया चेंज इन मोमेंटम देता है, बोले तो इम्पल्स, बोले तो जिस कर्व का एरिया सबसे ज्यादा होगा उसका इम्पल्स भी सबसे ज्यादा होगा। बताइए सबसे अधिक एरिया पहले का बताइए, ऑप्शन ए का 5,000 इंटू 4 20,000, 10⁻³ भी लगाना, देखो एक्स में दिया हुआ है। बी ऑप्शन में देखो हाफ बेस इंटू हाइट 32/2 16,000। तीसरा ऑप्शन हाफ बेस इंटू हाइट 7 चौक 28/2 14,000। और चौथा हाफ बेस इंटू हाइट 5 चौक 20/2 10,000। सबसे ज्यादा एरिया फर्स्ट का है। वहां कमेंट लिखो, इस प्रश्न को ऑप्शन से ही करना पड़ता है। आप सोचो मैं सॉल्व करके ये निकाल दूं, कभी नहीं आएगा। तो कुछ प्रश्नों को ऑप्शन से करना पड़ता है, तो वहां अपना कमेंट लिखो ईएलपी में, इस प्रश्न को ऑप्शन से ही 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा। आप सोचो मैं इसको सॉल्व करके और पहला ऑप्शन प्रकट कर दूं, ऐसा नहीं हो सकता। इसे तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। बोलिए 11वां क्लियर? सॉल्यूशन बताओ। जिसका एरिया ज्यादा उसका इंपल्स भी ज्यादा, जिसका एरिया ज्यादा उसका इंपल्स भी ज्यादा। ज्यादा एरिया किसका? ऑप्शन नंबर 1, तो उसका वो इंपल्स भी ज्यादा। अब आ गया 10वां सवाल। 10वां क्या दे रखा है? फोर्स
और पूछा है चेंज इन मोमेंटम, तो अब आपको सोचना पड़ेगा, पहले तो जहां जहां चेंज इन मोमेंटम आता हो ना उसको इंपल्स बोलना सीख जाओ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और इंपल्स बोलना सीख गए तो एक इंपल्स का फॉर्मूला था एफ डी टी, एफ डी टी। क्या बात क्लियर है? 9, बहुत प्यारा सवाल, ऐसे हमने क्लास में 2 कर लिए। 9 हुआ क्या? स्टार लगा लो, 9 सबसे बढ़िया सवाल। 8वां, 8वां, अरे बोलो 8वां हो गया। मोमेंटम टाइम का स्लोप क्या देगा? फोर्स। अब आइए 7वें पर, 7वां हो गया। सबसे पहले देखा करो ग्राफ किस किस के बीच में खींचा गया है, बताइए किस किस के बीच में? मोमेंटम टाइम। मैं आपको अप्रोच डेवलप कर रहा हूं, मुझे पता है पहले 10 दिन करनी पड़ेगी ये, वर्क पर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, सर्कुलर, रोटेशनल, बहुत लंबे चैप्टर हैं। वो अप्रोच धीरे 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 सेटल होगी, अभी भगा नहीं सकते। अभी तो 50-60 सवाल आपको और समझाने पड़ेंगे ताकि दिमाग में आपके बातें बैठे कि अच्छा ग्राफ में सबसे पहला तरीका देखो किसके बीच में है? मोमेंटम टाइम। फिर तुरंत याद करो, हाँ यार मोमेंटम टाइम कर्व की स्लोप पढ़ने पर वो क्या देता है? फोर्स। अच्छा, पी पर स्लोप, स्लोप मतलब टेंजेंट, टेंजेंट बोले तो टेन थीटा, तो बताओ पी पर थीटा कितना? 60, टेन 60 √3 आंसर। क्यू पर, क्यू पर टेंजेंट खींचा, टेंजेंट की स्लोप बताओ 0, तो स्लोप 0 तो फोर्स भी 0। डराता है सब्जेक्ट तो उतनी ही मेहनत भी मांगता है, केवल डरने से काम नहीं होता। मोमेंटम टाइम, मोमेंटम टाइम की स्लोप फोर्स देती है, स्लोप मतलब टेन थीटा, यहाँ थीटा 60, उत्तर टेन 60, यहाँ स्लोप है ही नहीं क्योंकि लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हो गया पूरा। एक एक सवाल खतरनाक तरीके से रखा गया है। छठा, एक पार्टिकल स्क्वायर पर मूव कर रहा है। भाई साहब ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, देखना मस्त सवाल। कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, यहां से v, फिर यहां हो गई इसकी v। वो कह रहा है यहां कोई कॉर्नर पर झटका लगा होगा क्या इसको? हाँ, क्यों लगा होगा? अरे झटका नहीं लगा होगा तो ये मुड़ता कैसे? झटका लगा होगा ना, नहीं तो ये मुड़ता कैसे? हाँ, अब सोचो क्या पूछा है? इम्पल्स। इम्पल्स आते ही दिमाग में चेंज इन मोमेंटम, ये आना चाहिए। 100 प्रश्न और आ जाएंगे। इम्पल्स बोले तो चेंज इन, अच्छा इनिशियल मोमेंटम माइनस। अब बच्चा कैसे करता है जो छोटा बच्चा होता है? पहले मोमेंटम एमवी, बाद में मोमेंटम एमवी, तो मोमेंटम में चेंज 0। पहला लेक्चर, मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी? बता, इनिशियल मोमेंटम एम वी आई कैप, यही गलत कराता है। फाइनल मोमेंटम एम वी जे कैप, चेंज इन मोमेंटम एम वी जे माइनस एम वी आई, तो चेंज इन मोमेंटम एम वी कॉमन, जे माइनस आई। अब इसका मॉड एम वी √1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर √2mv। चलते फिरते में क्या लग रहा है? सुबह नींद में उठे, अभी आंख पूरी खुली नहीं, आंख मसल ही रहे थे और मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने कहा इसमें क्या है सर? इनिशियल mv, फाइनल mv, सर चेंज 0। आप सो जाएंगे, वापस उठा दूंगा आपको, फिर पकड़ लूंगा, भाई क्या कर दिया तूने? ऐसे घटाया नहीं जा सकता क्योंकि मोमेंटम कौन सी क्वांटिटी है? ये दिमाग में रचा लो इस बात को कि मोमेंटम वेक्टर है, सीधा घटाया नहीं जाएगा। चलो, छठा हो गया, पांचवा हो गया, चौथा बॉल का आना और वापस सेम स्पीड से जाना 2mv, 2mv, चेंज इन मोमेंटम 2mv। तीसरा क्लास में बता दिया था, बॉल जा रही है टकरा रही है तो बताइए क्या होगा? अब सोचो,
टकराने से ऊपर फोर्स लगेगा 2Nmv और नीचे mg। ये बड़ा m डिस्क का है जबकि ये छोटा m बुलेट्स का है। पक्का? अच्छा सवाल है, पेपर में आया हुआ है, हर किताब में है। तीसरा, एक एक सवाल हाईली सिस्टमेटिक अरेंज है कि जो जो पढ़ाया उसी हिसाब से। कहीं ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं है, गारंटी के साथ कह रहे हैं आपको। केवल इंपल्स पे ही प्रश्न, केवल चेंज इन मोमेंटम पर ही प्रश्न। एक एक टॉपिक आपका स्ट्रांग होगा। अब आज पढ़ाऊंगा ये नॉर्मल, तो ये देखिए नॉर्मल पर ही 20 सवाल हैं लगातार। अब आप 20 सवाल करोगे, नॉर्मल की बात समझ में आ जाएगी। इतना सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज बना रखी है कि ये सवाल आप करोगे बार बार, आपको वो वाला आर्टिकल अच्छा क्लियर होगा, फिर अगला क्लियर होगा। तो एक फ्लो से धीरे धीरे चैप्टर डेवलप हो जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए, तो दूसरा हुआ मशीन गन आते ही एनएमवी याद है? आया आंसर आया? ठीक है, पहला बताइए पार्टिकल स्टिक टू वॉल, चिपक गए, एनएमवी, रिबाउंड टू एनएमवी। डन। चलो, ईएलपी नंबर 2 आज पूरी जरूर कर लेना। सॉल्यूशन भी अभी मिल जाएंगे, मिल गए, उनको भी रेफर कर लेना। 100% आनी चाहिए। आदत डालो कि सर मैं उसकी एक अलग से ईएलपी की कॉपी बनाऊं और उसको रोज अच्छे से मेंटेन करूं। हर 5-7 दिन में अपने टीचर को दिखाऊं, कोई भी एक मेंटर, कि नहीं सर मैं केमिस्ट्री वाले सर को दिखाता हूं, फिजिक्स वाले सर को दिखाता हूं, क्वेश्चंस करके कि देखो सर मैंने आज 100 सवाल किए, आज मैंने 125 सवाल किए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी। उससे क्या होगा, आप खुद उसमें अटक जाएंगे कि नहीं यार मुझे तो दिखाना ही है सर को हर 3 दिन बाद, हर 4 दिन बाद। तो आपको एक अंदर ही अंदर रहेगा, नहीं यार मेरे एक खुद का एक टारगेट है कि मुझे हर 3 दिन बाद करके दिखाना है, उसमें सच लिखना है। फिजिक्स में आज 30 क्वेश्चन करे, केमिस्ट्री में 25 करे, बॉटनी जूलॉजी में 50 किए, और ये संख्या धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कुछ एक अपने आप का एक टारगेट बनाओ कि हमें ये करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। क्लियर? चलो आगे लिखें, हैंग डालिए। लिखें, नोट लगाएं। फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, एक बात मैं आपको बताता हूं, आप इसको ईमानदारी से प्लीज सुनिए। मैकेनिक्स में चैप्टर देखना, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क बाय एनर्जी, उसके बाद आएगा सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास मोमेंटम कॉलिजन, फिर आएगा रोटेशनल मोशन। ये 6 बड़े चैप्टर हैं, पर इन 6 बड़े चैप्टर का आधार है एनएलएम। वापस सुने, इन सभी का आधार कौन है? एनएलएम फ्रिक्शन। यहां आपने 300 350 क्वेश्चन कर लिए, आप यकीन मानिएगा, मेरे वर्ड्स को समझ लीजिए, आपकी पूरे मैकेनिक्स में पकड़ अच्छी रहेगी, आपकी दिमाग का सोचना खुल जाएगा, और वो खुलेगा क्वेश्चन से। इसलिए रोज ईएलपी करते चलें, अटकते जाएं, कोई दिक्कत नहीं, हम बताएंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, ऑनलाइन क्लास होगी, यहाँ पूछेंगे, बाहर पूछ लेंगे, डाउट पे पूछ लेंगे, बहुत ऑप्शन है, पर आप करते चलेंगे वो बहुत जरूरी है। यही हम समझा सकते हैं आपको, रोज यही समझाते हैं कि खुद की पढ़ाई बहुत काम की है, और पूरे मैकेनिक्स का आधार कौन है? एनएलएम फ्रिक्शन। क्या ये बात ओके है? इसको सीरियसली लीजिए, बातों को समझिए, हमें मैकेनिक्स हिट करनी है। एक सामान्य बच्चा मैकेनिक्स से भागता है, उसको डर लगता है मैकेनिक्स से, और आपने अगर मैकेनिक्स को फोड़ दिया तो आपका अलग ही लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस बात को समझें और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें दबा के। चलो, अब न्यूटन सेकंड लॉ सभी जानते हैं, F बराबर dp बाय dt, P की जगह 3 दिन हो गए, P की जगह mv, तो F बराबर
डी बाई डी टी, पी की जगह एम वी, मास कांस्टेंट मान लिया तो मास डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा डीवी बाय डी टी, और डीवी बाय डी टी ये 9th क्लास से पढ़ रहे हैं, सबसे फेमस फॉर्मूला एफ बराबर एम ए, ये यहां से आता है, एफ बराबर एम ए। अब अगले 6 दिन सोमवार से लेके शनिवार तक केवल एफ बराबर एम ए चलेगा, साथ में टेंशन आ जाएगा जो पढ़ चुके थे, नॉर्मल आ जाएगा, एमजी आ जाएगा, हर बार यही चलेगा। नेट फोर्स किसके बराबर? एम ए, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स बराबर एम ए। सबसे पॉपुलर फॉर्मूला, इसको इमेजिन करिए, बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने से बॉडी में क्या पैदा हो रहा है? एक्सीलरेशन। तो और उसको रिलेट कैसे करते हैं? एफ बराबर एम ए। क्लियर है? अब 2-3 छोटे छोटे सवाल करके देखते हैं जिससे एफ बराबर एम ए लगा ना आए। ईएलपी नंबर 3, अब 2-3 क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, लाए हैं तो अच्छी बात है, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सिर्फ इसको लगाना सिखा रहा हूं। हाउ टू यूज, क्वेश्चन नंबर पहला, अब अभी 10 क्वेश्चन सुनने पड़ेंगे, 10 क्वेश्चन से बात आएगी ग्रैब पकड़ में, और फिर चलेंगे घर पे धमाधम क्वेश्चंस। आराम से देख, मुझे अच्छे से बता बॉडी कहां जा रही है? विथ एन एक्सलेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आगे। पहला थॉट, इसका मतलब 40 बड़ा होगा। बताइए क्यों? क्योंकि आगे भी 40 है, पीछे भी एफ है, पर बॉडी जा आगे रही है, इसका मतलब 40 बड़ा होगा, हाँ या ना? बताओ नेट बॉडी पे कितना बचेगा? 40 या 40 माइनस एफ? क्यों घटाया? क्यों? अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर जिंदाबाद। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। एक मन में डाउट हो सकता है, 40 माइनस एफ होगा या एफ माइनस 40? उसका भी निर्धारण कर रखा है, बॉडी का एक्सलेशन आगे है, इसका मतलब डोमिनेटिंग कौन? 40। खत्म हो गया सवाल। एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट एफ माइनस 40, एम 8, एक्सिलरेशन 3, 40 माइनस एफ। छोटे छोटे छोटी छोटी बातें समझते हुए चलिए, अपने आप होता चलेगा। तो ये हो गया एफ नेट बराबर एम ए 40 माइनस एफ, तो 40 माइनस एफ बराबर 24। तो एफ, अब कितना छोटा सा प्रश्न है पर आपको कितनी बढ़िया बात सिखा दी कि अच्छा यार, इस एक्सिलरेशन के तीर के निशान से पता चल रहा है कि बॉडी किस दिशा में जा रही है, किस दिशा में जा रही है, ये पता चल रहा है। बोली हाँ है क्या? चलिए दूसरा सवाल देखिए, डायग्राम बनाइए दूसरे का, मेरे साथ करिए 3-4, तो एक पता चले हाउ टू यूज एफ इक्वल टू एम ए। कहीं बोलने का स्कोप मत रखिए कि नहीं सर पढ़ना है और ऐसा सब्जेक्ट सीखना है ना सर कि मजा आ जाए, और सब तैयार हो जाता है भाई।
अच्छे से बनाओ। कोशिश करो। अब दूसरा सवाल देखते ही यार ये फोर्स टेढ़े मेढ़े लग रहे हैं यार। कंपोनेंट करो, कंपोनेंट करके वैल्यू निकालो, फिर देखो एक्स में कितना है, वाई में कितना, खत्म। सब बन जाएंगे, एक नहीं अटकने देंगे आपका सवाल। आप भी उसी एनर्जी के साथ करो। पीछे देखे ना आंसर। बस बहुत बढ़िया, करते चलो। हाँ जी, देखो 2-3 सवाल सीखो कि हाँ यार, कि सर की अप्रोच क्या है, वो अप्रोच अपन पकड़ लेंगे, अपना बढ़िया काम हो जाएगा। ये 100, 37, 50, 53, 70, ठीक है। अब प्रश्न देखते क्लिक कर रहा है प्यारे, कंपोनेंट करने पड़ेंगे। 100 का 37 से चिपका हुआ, 100 cos 37, cos 37 बता 4/5, 20 कितना 80। ये वाला 100 sin 37 कितना 60। ये 50 cos 53। अब कई साइन कॉस की वैल्यू में अटक रहे हैं, क्यों अटक रहे हैं, लिख के खत्म करो। अब मत पूछो साइन 37, cos 37, साइन 53, cos 53। एक बार और लिख लो कि सर अब नहीं अटकेंगे, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं ना भाई। कब तक बचोगे, अटक नहीं है, इसको खत्म करो। ये कितना 50 साइन 53, ये कितना आ रहा है 40, ये 30। अब देख बॉडी पे क्या बच रहा है, ऊपर यहां है 60, ऊपर यहां है 40, नीचे है 70, इधर है 80, इधर है 30। देख लो ये फोटो बननी चाहिए। अब खुद समझो, ऊपर है 100, नीचे है 70, कौन जीतेगा 100, 60 + 40 100, नीचे 70, ऊपर 30। ठीक है सर, इधर 80 उधर 30, 50। तो सर बॉडी जाएगी कहां, बॉडी जाएगी इनके रिजल्टेंट में। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने तो पूछा एक्स कंपोनेंट बता दो एक्सलेशन का। और तो सर ये क्या होता है एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट, इसका मतलब है आप एक्स में अलग लगा दो, अलोंग एक्स। सभी लोग बोर्ड पे देखना, अलोंग एक्स एफ बराबर एम ए, तो फोर्स एक्स में, एक्सीलेशन भी एक्स में। अलोंग वाई लगा दो, तो क्या लगेगा अलोंग वाई बताओ, एफ बराबर एम ए वाई वाई। क्या बात सही है, और अच्छे शब्द में बोलो। क्या सर ऐसे बॉडी दो दिशाओं में जाएगी, नहीं भाई, बॉडी तो रिजल्टेंट में जाएगी, ऐसे जाएगी टेढ़ी। पर उसने ऐसे नहीं पूछा, उसने तो बताओ एक्स बताओ और वाई बताओ। तो एक्स में फोर्स बता कितना बचा 30, मास 10, नहीं एक्स में 50 है, एक्स में कितना है 50, तो एक्स का एक्सलेशन 5 आ रहा है भाई। देखो मेरा तो 5 आ रहा है भाई, आपका बताओ। वाई में, वाई में, वाई में 3 आ रहा है भाई, देखो वाई में 3 आ रहा है। mg नहीं लगेगा, क्योंकि mg की कहीं बात ही नहीं कर रहा वो, इसने अगले सवाल में कहा।
तीसरे सवाल में कह रहा है अर्थ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, इसमें अर्थ ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा ना, इसने आंसर अर्थ ग्रेविटी के हिसाब से दिया है क्या? नहीं दिया ना। हाँ, इसका मतलब ये टेबल पे रखा हुआ है। कहां रखा हुआ है? टेबल पर। चलिए तीसरा प्रश्न, ए नेट भी निकालना है। ए नेट निकाल लो, कैसे आएगा? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हाँ जी, करें क्या? अब तीसरा खुद करके बताओगे? तीसरा चलो, तीसरा होमवर्क में कर लेना। तीसरा अर्थ ग्रेविटी इज प्रेजेंट, इसका मतलब समझे? क्या लगाना है नीचे? mg। तीसरा होमवर्क लिख लो। चौथा होमवर्क लिख लो। अब आओ बढ़िया सवाल पांचवे पर। तीसरा होमवर्क, चौथा होमवर्क। अब आओ बढ़िया सवाल पांचवे पर, दिमाग वाला सवाल है पांचवा। पांचवा सोचो, बहुत प्यारा सवाल पांचवा। ईएलपी रोज लाओ, जो लोग नहीं लाए हैं सोचो, कल से ईएलपी बैग में चाहिए, ताकि धड़ाधड़ क्वेश्चंस कर सकें, डाउट पूछ सकें, सॉल्यूशन वहां पे हिंट लिख सकें। क्या कह रहा है? बहुत बढ़िया सवाल है। ऐसा कल एक क्वेश्चन और कराऊंगा आपको, आज एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो। एफ थीटा, अगले 3 हफ्ते बाद पेपर है, पूरा शेड्यूल आपके उसमें टेलीग्राम चैनल पर है, कब कब डेट पे पेपर है, एग्जैक्ट 3 हफ्ते बाद है। पूरा एनएलएम फ्रिक्शन आएगा, तो टारगेट बना लो, अगले 3 हफ्ते तक मुझे एनएलएम फ्रिक्शन की ईएलपी मॉड्यूल क्लास नोट सब कुछ अच्छे से कर लेना है। और पूरे 50 सवाल केवल किसके आएंगे? एनएलएम फ्रिक्शन के। अभी से लगा दें, पहला दिन है आज, कि सर बिल्कुल होमवर्क को मेंटेन करते हुए चलना है, ताकि अगला टेस्ट एकदम 1 नंबर होना चाहिए। क्लियर? चलो अब बोर्ड पे देखना, सवाल बहुत प्यारा है। सवाल क्या कहना चाहता है उसको समझो। फाइंड हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जस्ट बिफोर इट इज लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड। क्या मतलब पता आपको? ये है एफ कॉस थीटा, ये है एफ साइन थीटा, नीचे क्या लग रहा है? एम जी। सिचुएशन में घुसो, वो कह रहा है ब्लॉक जस्ट लिफ्टेड फ्रॉम ग्राउंड। मैकेनिक्स में तो क्या इमेजिनेशन में जाना पड़ता है, सब्जेक्ट को फील करना पड़ता है, फिजिक्स को सीखना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता। यार ये लिफ्ट कब हो जाएगा? जब एफ साइन थीटा एम जी के बराबर या उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। जस्ट बराबर होते ही, उससे ऊपर जाते ही ये ऊपर क्या हो जाएगा? लिफ्ट। तो पहली लिफ्ट होते ही दिमाग में क्या आया? एफ साइन थीटा एम जी से बड़ा होना चाहिए। ये प्रश्न पढ़ के सोचना पड़ेगा। आज लिफ्ट का समझ लिया, कभी कभार कभी भी लिफ्ट आएगा आपको पता चल जाएगा, अरे हाँ यार लिफ्ट करना है,
तो ऊपर की तरफ का बल कौन है? एफ साइन। इसको mg से बड़ा होना, जैसे आप इसको लैपटॉप को या मोबाइल को उठा रहे हो तो आपके द्वारा लगाया गया फोर्स उसके वेट से ज्यादा होगा, तभी तो ये ऊपर लिफ्ट होगा, नहीं तो लिफ्ट कैसे होगा भाई? हाँ या ना? यहां से एफ की वैल्यू निकल के आ गई कि सर इस इतना फोर्स लगा दोगे तो वो लिफ्ट हो जाएगा। पर उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है? एक्सिलरेशन बताओ, किसमें? एक्स में। एफ बराबर एम ए, एक्स में बताना है, एक्स तो फोर्स भी कौन सा? एक्स। एक्स में एक्सिलेशन, एक्स में फोर्स। एक्स में फोर्स बता दे कौन है ईमानदारी से, कौन है? एफ कॉस थीटा। बस एफ पुट कर दो, बता एफ कितना आया? एम जी अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। एम से एम कर, तो ए एक्स कितना आ जाएगा? जी कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन कॉट। कल इसी पे थोड़ा और अच्छा एक जेई मेन का क्वेश्चन कराऊंगा, इसी लॉजिक पे, थोड़ा सा और इससे बेहतर। ये बिल्कुल फंडामेंटल था। उसमें क्या करूंगा अभी बता देता हूं। फोर्स दे दूंगा टाइम के साथ वेरिएबल, तो आपसे पूछूंगा किस समय पर वो ब्लॉक क्या हो जाएगा? लिफ्ट हो जाएगा। टाइम के साथ वेरिएबल का मतलब समझे? जैसे एफ दे दिया 5t, टाइम बढ़ता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। हर टाइम के साथ, टाइम बराबर 1 सेकेंड फोर्स 5, टी बराबर 2 10, टी बराबर 3 15। एक समय ऐसा आएगा जब अपवर्ड फोर्स उस mg से क्या हो जाएगा? बड़ा, तो ब्लॉक क्या कर जाएगा? लिफ्ट। क्या बात क्लियर है? अच्छा सवाल है, रिवीजन करने लायक। बोलिए आगे बढ़े, एक छठा और करिए, छठा और करिए और फिर 7वां और 8वां होमवर्क में लिखिए। हाँ जी, हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये वाले फोर्स को बढ़ा रहे हैं ना, पहले रख रहे हैं 1 न्यूटन, फिर रख रहे हैं 2 न्यूटन, फिर रख रहे हैं 3 न्यूटन, इस तरह से। तो एक समय ऐसा आएगा जब एफ साइन थीटा mg से क्या हो जाएगा? बड़ा। समझ रहे हैं बात को? एफ बढ़ेगा तभी तो वो उठेगा ऊपर, हर एफ पे थोड़ी ना उठ सकता है। मैंने एफ लगाया 0.1, 0.1 में तो नहीं उठेगा। तो एफ बढ़ता जा रहा है, एफ का ये वाला कंपोनेंट भी बढ़ता जा रहा है। जिस मोमेंट पर ये फोर्स इतना हो जाएगा उस समय वो लिफ्ट कर जाएगा। चाहिए? हाँ। ब्लॉक क्या हो रहा है? कौन लगाएगा? सरफेस तो नॉर्मल लगाती है ऊपर। हाँ तो बड़े में ही होता है, ये तो सॉल्व करने के लिए लिखते हैं इक्वल और ग्रेटर देन, मिनिमम वैल्यू सॉल्व बराबर पे निकालते हैं। बाकी तो बड़े होने पे ही तो जाएगा, बड़ा होगा तो एक्सीलेट करने लग जाएगा ऊपर, नॉर्मल तो खत्म हो जाएगा ना भाई। नॉर्मल कब तक रहेगा? जब तक कांटेक्ट में, हवा में आती तो नॉर्मल 0 हो जाएगा। बढ़े आगे, चलो अब एक क्वेश्चन और देखेंगे, छठा, फिर नई चीज सिखाऊंगा और आज खूब सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे उससे। हाँ जी, छठे पे आइए। छठा, ध्यान से देखो, दो फोर्स रख रहे हैं और दोनों कितने पे लग रहे हैं? परपेंडिकुलर। जो मैंने आपको कहा था, अगर परपेंडिकुलर लगेंगे तो बॉडी कहां जाएगी? रिजल्टेंट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? रिजल्टेंट डायरेक्शन में। तो अब दो तरीके से आप सोच सकते हो कि सर बॉडी के पास एक एक्स में भी एक्सलेशन होगा और एक वाई में भी होगा, और इवेंचुअली बॉडी जाएगी कहां? इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। कोई बता सकता है एफ नेट कितना आएगा? एफ नेट अंडर रूट ऑफ
F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तो बता 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 10 न्यूटन। बोल हाँ है क्या? अब सर ये 10 लग तो रहा है, पर हर बच्चा सर 10 अलग अलग डायरेक्शन में बनाएगा, तो कोई एक एंगल फिक्स होगा क्या? हाँ, एंगल निकाल सकते हो वो। बताओ कैसे? ये 6, ये 8, टक 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 टक, ये रिजल्टेंट। क्या ये एंगल निकाल सकते हो? बोलो tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बोलो परपेंडिकुलर बेस 4/3 कितना? 53 डिग्री। कितना डिग्री? इसका मतलब ब्लॉक शब्दों में कैसे बोलोगे? ब्लॉक एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे भागेगा? 53 डिग्री पर। हाँ या ना? नेट एक्सलेशन निकाल सकते हैं। एफ नेट बराबर एम ए। बताओ नेट 10, 2, ए नेट 5। अलग अलग बातें हैं। अगर वो पूछता एक्स में बताओ केवल, तो बताओ मैं क्या लगाता? सीखो, एफ बराबर क्या लगाता? एम ए। तो एक्स में पूछता तो एक्स में लगाता, वाई में पूछता तो वाई में लगाता, नेट पूछता तो नेट फोर्स काम में लेते। ये धीरे धीरे बातों को समझिए। अगर वो पूछता केवल एक्स में बताओ, तो बताओ एक्स में फोर्स 6, मास 2, तो एक्स का एक्सेलरेशन 3, ये अलग सवाल है। वाई में फोर्स, वाई में 8, एम एम कितना? 2, तो वाई में एक्सेलरेशन 4। नेट पूछा, नेट फोर्स 10, नेट एक्सेलरेशन 5। हाँ हाँ, वो तो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए उसने ए एक्स ए वाई पूछा कहाँ है? उसने क्या पूछा? ए नेट। क्या बात क्लियर है क्या? तो ए नेट कितना आएगा? ए नेट 5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कहीं एसवी से थोड़ा। उसने पूछा भी कहाँ है? उसने पूछा भी तो नहीं है। ये तो हम अपने लिए सोच रहे हैं। उसने तो ए एक्स ए वाई भी नहीं पूछा। ये तो हम अपने सिर्फ दिमाग का ज्ञान बढ़ा रहे हैं। उसने कहाँ पूछा 53 डिग्री? उसने तो ए नेट पूछा। मेरे तो 4 नंबर यहीं आ चुके हैं। तो मैंने तो और अपना सोचा करे यार कुछ नीट में अलग सवाल नहीं आ जाए, तो बच्चों की नॉलेज बढ़ाते हैं। सही है, बढ़ी तेरी नॉलेज, देख फायदा मिला ना? हाँ चल, आई बात समझ आई? बिल्कुल, वेरी गुड। चलो, उसने क्वेश्चन सही पूछा है। वो पता है क्या कहना चाहता है? वो ये कह रहा है कि सर आपने 6 और 8 90 डिग्री पे तो लगाए, बात सही है, पर 6 एक्स में ही लगेगा या 6 वाई में लगेगा, इसकी जानकारी तो प्रश्न में है ही नहीं। जब प्रश्न में है ही नहीं, तो उसने वो एंगल पूछा भी नहीं है। देखो आप, उसने उस जानकारी से सिर्फ क्या पूछा है? ए नेट। और ए नेट तो उतना ही आएगा चाहे आप 6 वाई में लगाओ या 6 एक्स में लगाओ। क्लियर? बढ़े आगे? चलिए अब लिखिए, हेडिंग डालिए, वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस। वेरियस टाइप ऑफ फोर्सेस। अब ये मैं आपको सिखा चुका था, अब आपको और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि मैंने वेक्टर में एक लेक्चर इसका लगा दिया था। तो अब अपन को ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, समय अपना बच जाएगा। पहला बताइए, वेट बोले तो एम जी। वेट बोले तो एम जी। अब बिल्कुल शांत होकर सुनिए, दूसरी बार आ रहा है। जिन्होंने पहली बार नहीं समझा था उनको अब और अच्छा समझ में आ जाएगा। बाकी का रिवीजन। ये अर्थ, ये अर्थ पे रखा है ब्लॉक एम। छोटी छोटी बातें बताइए, छोटी छोटी। अर्थ हम बचपन से पढ़ रहे हैं, अर्थ सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने सेंटर की तरफ खींचती है। ये तो है बिल्कुल सीधा वाक्य छोटी क्लास का। और अच्छे से बोलो, इन दोनों के बीच में क्या लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ इस ब्लॉक पर कितना फोर्स लगाएगी?
एम जी। कहा? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। इज इट ओके? कहानी में ट्विस्ट है। अर्थ जितने फोर्स से ब्लॉक को नीचे खींचती है, ब्लॉक भी उतने ही फोर्स से अर्थ को ऊपर खींचता है। और ये दोनों कौन है? एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन की खासियत याद है? हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी होते हैं, और सेम नेचर। ये बहुत जरूरी है। कई बच्चों को ऐसा कंफ्यूजन रहता है कि एमजी नॉर्मल एक्शन रिएक्शन है। नहीं, एमजी का रिएक्शन एमजी है। कई बच्चे सोचते हैं यार यहाँ छोटा एमजी है तो यहाँ तो बड़ा एमजी आएगा। नहीं आ सकता, मैंने आपको बताया था ये एमजी है ही नहीं, ये है GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। याद करो। और छोटे एम बड़े में कंफ्यूजन नहीं। ब्लॉक पर अगर mg इतना ही फोर्स इक्वल एंड अपोजिट अर्थ पे कहां लगेगा? ऊपर की तरफ। और ये दोनों कैसे पेयर हैं? एक्शन रिएक्शन। इक्वल एंड एक्ट ऑन। ये सेम नेचर क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का रिएक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, नॉर्मल का रिएक्शन नॉर्मल होगा, टेंशन का रिएक्शन टेंशन होगा, हैविंग सेम नेचर। बोलो क्लियर है क्या? एम और mg में अंतर है। m कौन है? मास, जिसकी यूनिट किलोग्राम होती है। जबकि mg कौन है? ये वेट है। वास्तव में ये एक तरह का फोर्स है जिसकी यूनिट न्यूटन होती है। लिखते चलो, ये बता रखा है। एक बार क्विक रिव्यू। सबसे पहला फोर्स mg। वाक्य पूरा सुनिए, यहां अससन रीजन के सवाल बनते हैं। इसलिए अर्थ ने ब्लॉक पे लगाया, इतना ही फोर्स ब्लॉक ने अर्थ पे लगाया। तो सर ब्लॉक, मन में तो बहुत आता है, विज्ञान पढ़ रहे हैं सर, ब्लॉक तो हमें नीचे जाते हुए दिखता है सर, अर्थ ऊपर आते हुए नहीं दिखती। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, तो अर्थ का जो एक्सलेशन आप निकालेंगे ऊपर आने वाला बहुत नेग्लिजिबल आएगा। पर फिजिक्स के दृष्टिकोण से तो उस पर बल कहां लग रहा है? ऊपर। आते हैं प्रश्न कि सर ब्लॉक तो हमें नीचे जाते हुए दिख रहा है सर, 9.8 हमें रटा हुआ है, अर्थ क्यों नहीं आ रही? तो कारण पता होना चाहिए। जब अर्थ का एक्सलेशन निकालेंगे तो अर्थ के मास से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा है। छोटी छोटी बातों को क्लियर करते चलोगे, इमेजिनेशन डेवलप होता है। दोनों में छोटा एम ही है, बड़ा एम नहीं होगा। बड़ा एम हो जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगे ना भाई। एक्शन रिएक्शन तो कैसे होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट। ये शब्द आने चाहिए। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज हैविंग। यही भविष्य में जाके बन जाएगा थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ, यही बनेगा। क्लियर है? 5 मिनट में रिव्यू हो गया। उस दिन का लेक्चर देखना, mg नॉर्मल टेंशन पढ़ाने में 1.5 घंटा लग गया था। ये रिवीजन की पावर है। हाँ यार, अब mg बिल्कुल क्लियर हो गया, अब कभी mg में दिक्कत नहीं आनी। अब आते हैं किस पे? दूसरा फोर्स लिखें, नॉर्मल। नॉर्मल सर कब लगता है बताइए? जब दो सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में होती हैं और एक दूसरे को पुश कर रही होती हैं। नॉर्मल का स्वभाव बताइए, पुशिंग या पुलिंग? ये पुशिंग आपके सब सवाल सही कर देगा, सब सवाल सही कर देगा। मैं आपको 2-3 FBD फिर बता रहा हूं, क्योंकि ये रोज सीखने पर ही दिमाग में बैठती है, ये हमें अच्छे से पता है। इसलिए रोज बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है।
बोलो। अब अपने आप को सवाल में जोड़ोगे तब सवाल में मजा आएगा, नोट्स बढ़ते रहोगे कुछ फायदा नहीं है। जोड़ो, पहले तो आसान आसान बनाओ जो आपने खूब बनाए हैं। mg नीचे, mg नीचे, सरफेस 2 किलो को नॉर्मल ऊपर देगी, सरफेस 3 किलो को नॉर्मल ऊपर देगी। ये दोनों बेकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं बताइए? क्योंकि ब्लॉक ऊपर नीचे नहीं हो रहा। बात को समझिए। जैसे ये ग्लास अभी टेबल पे रखा गया है, ये टेबल, ये ग्लास रखा हुआ है। अब आपको कहें कि सर ये ऊपर नीचे क्यों नहीं हो रहा, आपको बोलना आना चाहिए। mg कहाँ? नीचे, टेबल नॉर्मल ऊपर दे रही है, n mg को बैलेंस कर रहा है, नेट फोर्स 0 है, इसलिए बॉडी रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम में है। छोटी छोटी बातें समझिए कि क्यों ग्लास रुका हुआ है भैया। mg नॉर्मल क्या कर रहे हैं? बैलेंस। इस बल की वजह से ब्लॉक्स x में एक्सिलरेट होंगे, y दिशा में कोई मोशन नहीं हो रहा, इसलिए y वाले फोर्स ऊपर नीचे एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे। क्या बात समझ पा रहे हैं? अब बताइए, अभी मजे आने बाकी हैं। 2 किलो और 3 किलो, ये देखो थोड़े दूर दूर बना दिए। FBD का फुल फॉर्म फ्री बॉडी डायग्राम। आज 10 डायग्राम बना के दिखाऊंगा आपको, 10, ताकि बात समझ में आ जाए। फ्री बॉडी डायग्राम में वही फोर्सेस बनाए जाते हैं जो बॉडी पे डायरेक्टली लगते हैं, बॉडी पर डायरेक्टली। बताओ F किस पे लग रहा है? तो 2 पर ही लगेगा। बात खत्म। अब सोचो, जब आप धक्का दोगे तो 2 3 को धक्का कहां देगा? आगे, ये देखिए, ये आगे। दिस इज नॉर्मल। हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। सरफेस है ऐसी, परपेंडिकुलर। तो यहां एक पॉइंट लिखिए जहां आपने नॉर्मल लिखा है, ऑलवेज एक्ट। सबसे ऊपर लिखिए, ऑलवेज एक्ट perpendicular to the contact surface, always act perpendicular to the contact surface। और सुनो, हाँ सर ये तो महसूस आ रहा है, 2 किलो 3 किलो को धक्का देगा। एक्शन रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। 2 ने 3 को दिया, 3 वापस 2 को देगा। देखिए देखिए, तीर का निशान उल्टा हो गया, वैल्यू बराबर है, n1 n2 नहीं आएगी, इक्वल एंड अपोजिट। हाँ या ना? अब इनकी इक्वेशन बनाइए। पूरा सिस्टम कहां जा रहा है? आगे। देखो कैसे बनाते हैं, देखना। आगे जा रहा है, बड़ा कौन होगा, F या N? F। इक्वेशन क्या लिखोगे? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स और दुनिया का हर फोर्स ma। वापस 5 पर देख, ब्लॉक कहां जा रहा है? बड़ा कौन? F। F माइनस N, घटाया क्यों? अपोजिट। दुनिया का हर फोर्स ma। m कितना? 2a। आज है मंडे, शनिवार तक ये शब्द चलेंगे। दुनिया का नेट फोर्स ma, नेट फोर्स ma। ये रही स्लाइड, एफ नेट ma। यही चलेगा, बस सोमवार से शनिवार तक अंतर इतना जाएगा, 100 सवाल कॉपी में आ जाएंगे, इतना ही अंतर आएगा, बस रहेगा यही, एफ नेट बराबर ma। क्यों घटाया बता, क्यों घटाया? अपोजिट डायरेक्शन में, आगे एफ पीछे एन। इसमें और मजा आएगा, कोशिश करना। जा कहां रहा है? आगे। बड़ा कौन? एन। पीछे कुछ नहीं है, 0। 0 लिखे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी आदत है, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, पीछे कोई है ही नहीं, 0। दुनिया का हर फोर्स
एम ए पर एम कितना 3। ये 2 इक्वेशन बन गई। सॉल्व करना बाद में दिखाऊंगा, अभी तो एफ बी डी फोर्सेस सही इक्वेशन इन पर खेलना सीखना है, वो अभी बाद में आएगा। एक्सलेशन सेम होगा या नहीं होगा। क्या ये बात क्लियर है क्या? वापस अगला क्वेश्चन लिखेंगे, डायग्राम बनाओ जल्दी से। बढ़ूं क्या? चलो, अब छोटे छोटे क्वेश्चंस ला रहा हूं, छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस जिससे बातें क्लियर होंगी। मिटाऊं क्या इसको? जल्दी आओ। अभी तक लिखा ही नहीं, इतनी देर समझा दिया। हंस और रे, फटाफट लिख। चलो, क्वेश्चन नंबर पहला देखो, बिल्कुल छोटे सवाल से शुरू कर रहे हैं और अच्छे से इसको देखिएगा, काफी सवालों से ये जुड़ा हुआ है। Find the contact force between the blocks. अब सुनिएगा, सबसे पहले एक्सीलरेशन का एरो बनाइए खुद सोचकर। आप धक्का यहां लगा रहे हैं, बताइए कहां जाएगा सिस्टम? सिस्टम जाएगा आगे। ये तीर का निशान जरूर बनाइए। छोटी छोटी आदतें हैं, 2-3 आदत सीख लोगे, सवाल बनने लग जाएंगे। उसके बाद एफबीडी सोचिए। अच्छा, ये वाले फोर्सेस 2-3 डायग्राम में बनाओ, फिर इनको हटा देना। एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर, इसका एमजी नीचे, नॉर्मल ऊपर। क्यों सर, इनको क्यों आप काट रहे हो? क्यों काट रहे हैं बताओ? क्योंकि ये दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि एफ एक्स दिशा में लग रहा है तो एक्सीलेशन भी एक्स में आएगा। वाई दिशा में कोई मोशन नहीं है तो वाई वाले फोर्स क्या हो रहे होंगे? बैलेंस। अब देखना, इक्वेशन समझना और फील करिएगा। ये 3, ये 5, बार बार सुनिए, क्वेश्चन के साथ जुड़िए। बोलो, यहां से धक्का दोगे तो 3-5 को आगे धक्का देगा। एक एन बनाते ही आदत में डालो, तुरंत एन पीछे, आदत में आ जाना चाहिए। बताओ एफ किस पे लगाओगे? एफ एफ 3 पर 24। नीट में आया हुआ है 2 बार, एक्सरसाइज 3 में दे रखा है यही सवाल। मासेस बदलते रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है। चलो, इक्वेशन बोलोगे सब लोग? चलो, सभी लोग बोर्ड पे बोलना इक्वेशन। बोलो इक्वेशन। आगे की तरफ 24 माइनस पीछे एन। हर बच्चा बताओ माइनस क्यों? अपोजिट एक्शन में दुनिया का नेट फोर्स एम ए एम इंटू, ये बोलना आगे एन, पीछे दुनिया का हर फोर्स एम ए। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों को पास पास लिखते हैं। पहले 5 सवाल अगर तसल्ली से किए जाएंगे तो अगले 20 सवाल का रास्ता खुल जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करते ही एन एन कट गया, 24 इक्वल टू
24 इक्वल टू 8a, a कितना 3, a3। अब सर ए तो पूछा ही नहीं था, ए तो पूछा ही नहीं था, हमें तो क्या पूछा था एन, किसी में भी ए की वैल्यू को पुट कर दो, ए पुट कर दो। बताओ एन कितना 15 न्यूटन। ये तो है एक किताबी ओरिजिनल तरीका। अब सीधा ए कैसे निकाल सकते हैं उस पे सीखिए। ये तो ट्रेडिशनल मेथड है जो किताबों में है। अब सीधा ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कैसे सोच सकते हैं वो देखिए। सीधा ए कैसे निकलता है, अगले 100 सवाल में बढ़िया काम करेगा। आगे देखो बोर्ड पर, ए नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। सर ये कोई नई चीज है क्या? अरे नहीं, वो F बराबर एम ही तो है, F बराबर एम ए। बताओ बॉडी पे फोर्स 24, टोटल मास 3 + 5 8, 24 बटे ए बराबर 3। आपकी ये वाली नाटकबाजी का समय बच गया। सीधा ए आ जाएगा, ए को कहीं भी पुट करिए एन आ जाएगा। ये ज्यादा बेहतर तरीका है ए निकालने का। इसे कहते हैं कॉमन एक्सिलरेशन। कॉमन का क्या मतलब है? क्या दोनों एक साथ एक एक्सिलरेशन चलेंगे? बिल्कुल। आप फील करिए, दोनों ब्लॉक को, एक टेबल कुर्सी को और एक और तीनों ऑब्जेक्ट को साथ में रख दीजिए। अगर आप यहां से धक्का दे रहे हैं, तीनों एक ही एक्सेलेरेशन से एक साथ कॉमन चिपक के चलेंगे। इसे कहा जाता है कंस्ट्रेंट। तीनों को एक ही एक्सेलेरेशन से चलना मजबूरी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर इनका संपर्क बना रहा, अगर इनका संपर्क बना रहा तो इस सिचुएशन में तीनों का, दोनों का एक्सेलेरेशन क्या रहेगा? सेम। कंस्ट्रेंट, क्या कंस्ट्रेंट शब्द क्या बोल दिया आपने? कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी। जैसे ये 3 किलो और ये 5 किलो। अब कंस्टेंट क्या है जरा सुनना, 5 भारी है तो 5 तो नीचे जाएगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये डोरी ऊपर जाएगी, तो ये ऊपर जाएगा। अब कंस्ट्रेंट क्या है वो समझ। सर रस्सी एक ही है, अगर ये रस्सी 1 सेंटीमीटर नीचे गई तो इसको 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना, मतलब इसका एक्सीलरेशन और इसका एक्सीलरेशन सेम होगा। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट। सर और कंस्ट्रेंट की फील करा दो, ये सब सवाल अपने सिलेबस में है। ये देखिए, इसमें बताइए क्या सेम होगा या अलग अलग? कोशिश करो। अरे सर ये तो पूरी एक ही रस्सी है, अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है तो ये रस्सी को नीचे जा रहा है, तो ये रस्सी ऊपर जा रही है, दोनों का सेम होना ही पड़ेगा। कोई तरीका ही नहीं है, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से ही जाएंगे। इसलिए इस एक्सेलेरेशन का और अच्छा नाम है कॉमन एक्सीलरेशन। क्या नाम है? आएगा ये सब, अभी मत बनाइए, सब आएगा। तो इस ए को ए ना लिखो, क्या लिखो? कॉमन ए। कोई कुछ पूछ रहा था? हाँ बिल्कुल एक ही लगेगा, एक्शन रिएक्शन। ना ना, मास ने 3 किलो ने 5 किलो को लगाया तो 5 किलो वापस 3 किलो को लगाएगा। यहां भी तो ये प्रश्न पूछते, मास का अंतर नहीं पड़ता क्या? नहीं पड़ता ना, एक्शन रिएक्शन है। ये भी mg और ये भी mg है, ब्लॉक और अर्थ का तो मास अलग अलग है ना। तो 3 किलो ने 5 किलो पे जो लगाया, ये 3 किलो ये 5 किलो, जितना 3 ने 5 पे लगाया उतना ही 5 वापस किस पे लगाएगा? 3 पे लगाएगा। 3 5 का अलग होगा, कल को कॉम्बिनेशन 3 किलो और 4 किलो होता तो ये वाला नॉर्मल कुछ अलग होता। मास का तो फर्क पड़ ही रहा है ना, सबके नॉर्मल अलग आएंगे, पर इस पेयर का तो नॉर्मल हमेशा सेम ही रहेगा।
एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ, इक्वल और अपोजिट। क्लियर है? होमवर्क लिख लें। ईएलपी नंबर 3, ईएलपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 से 12। ईएलपी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 से 12। क्लियर है? ईएलपी करते रहिए, जैसा जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसी पर आधारित ईएलपी है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ में होती जाएगी। सॉल्यूशन आपके लिए है, जब कभी अटके तो उसका उपयोग कर सकते हैं।